1984 में भारतीय एयरलाइंस फ्लाइट 691 का हाईजैक हो जाता है, जो पिछले 5 वर्षों में भारत का 7वां हाईजैकिंग मामला है। पहले के सभी हाईजैकिंग मामलों में आतंकवादियों की मांगें मानी जाती थीं, जैसे कि अन्य आतंकवादियों की रिहाई और भारी रकम की सुपुर्दगी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लारा दत्ता इस स्थिति से नाराज होती हैं और निर्णय लेती हैं कि आरएवी एजेंट बेल बॉटम अक्षय कुमार को इस मामले को संभालने का मौका दिया जाए। बेल बॉटम, जो एक साधारण क्लर्क के रूप में कार्य करता है, पहले से ही अन्य अधिकारियों द्वारा संदेहास्पद माना जाता है। वह यह अनुमान लगाता है कि आरोपित मास्टरमाइंड्स आजादी दल, खालिस्तान अलगाववादी समूह, पाकिस्तान के आईएसआई का एक मोहरा है। हालांकि उसकी बातों को अधिकारियों द्वारा नकारा कर दिया जाता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हो रहे थे। बेल बॉटम यह तर्क करता है कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत को आतंकवादियों के साथ बातचीत करने में मदद की है, लेकिन हर बार भारत को आतंकवादियों को रिहा करना और करोड़ों रुपए का भुगतान करना पड़ा है। 1979 में अंशुल मल्होत्रा अक्षय कुमार, जो एक बहुआयामी व्यक्ति हैं, अपनी मां रवि, डॉली आहलूवालिया और पत्नी राधिका वाणी कपूर के साथ रहते हैं। राधिका की फ्लाइट को आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जिया उल हक की बातचीत के बाद आतंकवादियों की मांगें पूरी की जाती हैं और सभी यात्री मुक्त हो जाते हैं। हालांकि रवि की मृत्यु हो जाती है और अंशुल को रॉ द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। रॉ खुलासा करती है कि एक आतंकवादी दलजीत डॉडी सिंह जैन खान दुर्रानी ने जानबूझकर रवि का इन्हेलर छीन लिया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। अंशुल को आरएवी में भर्ती होने का प्रस्ताव मिलता है और वह बेल बॉटम कोड नेम अपनाता है। 1983 में बेल बॉटम ने एक आतंकवादी को लंदन में ट्रैक किया और उसके घर पर छापा मारा। 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन डॉडी सिंह भागने में सफल हो गया। बेल बॉटम का मानना है कि ये आतंकवादी आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तान ने इन हाईजैकिंग घटनाओं का षड्यंत्र रचा है। अब वर्तमान समय में जब फ्लाइट अमृतसर से उड़कर लाहौर पहुंचती है, तो इंदिरा गांधी बेल बॉटम को फिर से मामले में शामिल करती हैं। बेल बॉटम प्रधानमंत्री को यह सलाह देता है कि पाकिस्तान को बातचीत करने की अनुमति न दी जाए और उन्हें विमान में ईंधन न भरने दिया जाए। फ्लाइट के पास सीमित ईंधन है और पाकिस्तान इसे दुबई, अब्बू धाबी या मस्कट ले जा सकता है। बेल बॉटम दुबई में गुप्त मिशन के लिए तैयार होता है, जबकि पाकिस्तानी आईएसआई प्रमुख वहां से मामले की निगरानी कर रहे हैं। दुबई में बेल बॉटम और उसकी टीम एक संपर्क अदीला रहमान, हुमा कुरैशी से मिलते हैं, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों की योजना के बारे में जानकारी देती है। बेल बॉटम को यह एहसास होता है कि डॉडी सिंह वही आतंकवादी है जो विमान में सवार था। बेल बॉटम का पहला प्रयास आतंकवादियों को गोपनीय रूप से अज्ञात तरीके से हराने का असफल होता है, क्योंकि पाकिस्तानी मंत्री द्वारा इसे विफल कर दिया जाता है। फिर भारतीय सेना को दुबई में घुसने की अनुमति नहीं मिलती। इस स्थिति में मंत्री आतंकवादियों के साथ बातचीत करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन आतंकवादी अपनी क्रूरता दिखाते हैं और एक भारतीय मंत्री को वीआईपी बंधक बना लेते हैं। आखिरकार बेल बॉटम अपनी योजना के तहत अदीला को धोखा दे देता है, जो आईएसआई को जानकारी दे रही थी, और उसे बांध देता है। इसी बीच लंदन से एक चार्टर फ्लाइट 1 मिलियन पाउंड के साथ भेजी जाती है। जब आतंकवादी उस फ्लाइट पर चढ़ने लगते हैं, तो बेल बॉटम और उसकी टीम उन्हें एक आंधी का फायदा उठाकर पकड़ लेते हैं। वे चार्टर फ्लाइट को भारत की ओर मोड़ने में सफल हो जाते हैं। अंत में आतंकवादी गिरफ्तार होते हैं और जिया तथा आईएसआई के नेता शर्मिंदा होते हैं। फ्लाइट सुरक्षित रूप से भारत लौट आती है और सभी यात्री अपने परिवारों से मिलते हैं। फिल्म के अंत में यह खुलासा होता है कि राधिका असल में आरएवी के लिए काम कर रही थी और उसने अंशुल की क्षमताओं के बारे में पहले ही आरएवी को जानकारी दी थी। यह ऑपरेशन 1984 में
भारत का पहला विदेशी गुप्त ऑपरेशन था, जिसने भारत और दुबई के बीच संबंधों को मजबूती दी।